दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये जो पेपर आज हुआ है यूपीएससी प्रीलिम्स का, इसका पेपर तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर आंसर की बताने वाला हूं और इसी के साथ में कौन कौन से सेक्शन से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक वो भी ओवरव्यू में आप लोगों को दूंगा, ताकि जो अगले साल की तैयारी कर रहे हैं या फिर उससे अगले साल की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों को एक ओवरव्यू मिल जाए। और एक छोटा सा मैं आप लोगों के लिए बेसिकली यहाँ पर एक गैस करने की कोशिश आप लोग बोल सकते हैं, जो लगभग अप्रोक्सीमेट सही बैठ जाता है, क्योंकि पास्ट के एक्सपीरियंस के बेस पर मैं बोल रहा हूँ कि लास्ट टाइम भी जब बोला था कि जो कट ऑफ है वो 85 और 90 के बीच में रहेगा, तो कट ऑफ जो था वो 87 था। तो एक वो कट ऑफ का एक रेंज भी मैं आप लोगों को देने वाला हूँ, जिससे कि आप लोग ये समझ पाएंगे कि अगर आप लोग का जो आंसर है, बेसिकली जो आंसर की आप लोग की आ रही है वो इस रेंज में पड़ रही है, तो आप लोग मेंस को किस तरीके से लेकर चल सकते हैं। बल्कि हालांकि स्टार्टिंग में एक सजेशन में देना चाहूंगा कि प्रीलिम्स क्लियर हो चाहे ना हो, अगर आप लोग यूपीएससी को लेकर सीरियस हैं तो आप लोगों को मेंस की तैयारी जरूर करनी चाहिए, क्योंकि अगली बार नहीं, अब की बार नहीं तो अगली बार मेंस लिखने का मौका मिलेगा। तो आप लोग मेंस की तैयारी जरूर करिएगा और ये जरूरी भी है। रेगुलर आप लोगों को पता है 2 क्वेश्चन में आप लोगों को आंसर राइटिंग के देता हूं, एक तो जो डेली का डिस्कशन होता है द हिंदू न्यूज़पेपर का, और दूसरा आप लोगों को डेली देखने को मिलता है जो दिन का हम लोग डिस्कशन करते हैं, उसी में से एक टॉपिक आप लोगों को देता हूं। सैटरडे और संडे में आप लोगों को एस्से और एथिक्स का क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये इस तरीके से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें, जिससे कि आप लोग अच्छे मुकाम पर अपने आप को ले जा सके। अब इंपॉर्टेंट बात जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं यहाँ पर, एक तो आंसर की रहेंगे, इसी के साथ में एक क्या क्या किस किस एरिया से कौन सा पोर्शन है उसका डिस्कस करेंगे, और फिर हम लोग यहाँ पर कट ऑफ देखेंगे। ये बेसिकली फंडा है, ठीक है। अभी अगर आप लोग स्क्रीन पर जैसे आप लोग अच्छे से देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज अभी देखने को मिल रही है वो है कि कौन से सेक्शन में से क्या क्या क्वेश्चन जो है वो रिसेंटली अभी पूछे गए, ठीक है। यानी कि कौन सा सेक्शन से क्या क्या क्वेश्चन आए, एक बार आप लोगों के माइंड में क्लियर रहेगा तो आप लोग चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो मोटे मोटे तौर पर अगर इकोनॉमी और गवर्नमेंट स्कीम के बारे में मैं बात करूं, टोटल 17 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिले। 17 क्वेश्चन यानी कि एक मिक्सचर आप लोगों को देखने को मिलेगा। और जब मैं यहाँ पर ये बोल रहा हूँ इकोनॉमी और इसी के साथ में गवर्नमेंट स्कीम, करंट इनडायरेक्ट वे में यहाँ पर इंक्लूडेड है, क्योंकि वही मैक्सिमम चीजें पूछी जाती हैं जो कि करंट में रहती है, उनका बैकग्राउंड देगा। तो करंट तो यहाँ पर ऑलरेडी इंक्लूडेड है। मैं बेसिक तौर पर अगर आप लोगों को बताऊं, करंट और जो बेसिकली स्टैटिक में कितना पेपर आया, अगर आप लोग उसको जानना चाहते हैं कि हाँ यार ये बता दो कि एक बार की करंट से कितने क्वेश्चन पूछे गए और स्टैटिक से, अगर आप लोग उसको कंप्लीटली अलग निकाल के रखेंगे तो लगभग 40 से 42% के करीब आप लोगों का करंट देखने को मिल रहा है पेपर के अंदर में, और लगभग इसी बेस पर लगभग 58% जो है वो आप लोग का स्टैटिक है। पर लेकिन दोनों को अलग आप लोग नहीं देख पाओगे, क्यों? क्योंकि एक ऐसा ब्लेंड, एक ऐसा मिक्सचर है दोनों का कि एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, उनके एक दूसरे के बिना आप लोग उसको डिफाइन ही नहीं कर पाओगे। इस तरीके से मिक्स कर बड़ा ही शानदार सा पेपर बनाया गया है। पेपर मतलब जैसा लास्ट ईयर था एक अच्छे लेवल का पेपर, ऐसा ही अब की बार भी है। आसान पेपर आप लोग कह ही नहीं सकते उसको, मतलब इतना बड़े बड़े क्वेश्चन दे रखे हैं, 7 स्टेटमेंट तक देकर क्वेश्चन पूछ लें आप लोगों से, तो एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन आप लोग बोल सकते हैं। और यूपीएससी से एक्सपेक्ट किया जाता है कि ऐसा पेपर, तो यूपीएससी ने ऐसा पेपर बनाया भी है, तो ये आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। यहाँ पर जब मैं बात कर रहा हूँ पॉलिटी के बारे में, तो पॉलिटी के साथ में आप लोगों को यहाँ पर करंट भी रहेगा, इंटरनेशनल जो रिलेशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इंक्लूड हो गया है। तो 25 क्वेश्चन मोटे मोटे तौर पर आप लोग यहां से निकल कर आ रहे हैं, यानी कि पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आप लोग बोल सकते हैं। तो ये कई सारे क्वेश्चन पूछे गए आप लोगों से, जो कि आप लोगों के पॉलिटी वाले सेक्शन में आप लोग इंक्लूड करके देख सकते हैं। हो सकता है कोई और इसको अलग तरीके से डिफाइन करने लगे, आप लोगों में से बोले सर ये इसमें इंक्लूड नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशन का अलग पार्ट हो गया, पर लेकिन मैं जो आप लोगों को बता रहा हूं एक ओवरव्यू यहां पर दे रहा हूं। कई सारे बोलेंगे सर ये तो क्वेश्चन जो है इकोनॉमी का है या फिर ज्योग्राफी का, करंट का तो ये क्वेश्चन ही नहीं है, इसलिए मैंने बोला वो एक ब्लेंड है। जैसे मैं बोलता हूं ना डिस्कशन के टाइम पर कि स्टैटिक प्लस करंट का एक मिक्सचर आप लोगों के सामने आने वाला है, तो वही आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहा है। 13th क्वेश्चन जो है यहाँ पर वो ज्योग्राफी और करंट के आप लोग बोल सकते हैं। फिर से करंट हर जगह लगा रहा हूं मैं, क्यों? क्योंकि करंट के बिना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। 12 क्वेश्चन लगभग आप लोगों को साइंस एंड टेक, करंट फिर से। 17 क्वेश्चन आप लोगों को इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, और जो हिस्ट्री का भी एक अच्छा खासा पोर्शन आता है फिलहाल के टाइम पर, जो कि हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर। और पुराने टाइम से जो इंटरेस्टिंग चीज मुझे देखने को मिल रही है, नॉर्मली जो मेडवल वाला एरिया था ना, सब स्किप करके जाया करते थे कि मेडवल कौन पूछेगा। अब मेडवल के ऊपर भी फोकस दिया जा रहा है, वहां से भी इक्का दुक्का क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, कुछ टर्म्स आप लोगों की निकल कर आ रही है। तो ये काफी अच्छे तरीके से पेपर को इस तरीके से बनाया जा रहा है ताकि कोई भी ये ना बोल सके यार ये वाला पोर्शन यार वो वाला पोर्शन रह गया। तो यहाँ पर ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। यानी कि मोर और लेस अगर बोला जाए तो ये जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, ये सारा एक पैटर्न जो डिफाइन कर रहे हैं वो बिल्कुल ऐसा ही पैटर्न है कि हाँ हर एक एरिया जो है वो कवर करके जाए, किसी भी एरिया को छोड़ के ना जाए, और हर एक एरिया को इक्वल वेटेज यहाँ पर देने की भी कोशिश की है समझने के साथ में। अगर देखोगे आप लोग इन्वायरमेंट और इकोलॉजी को अगर आप लोग यहाँ पर देखो, ठीक है, और ज्योग्राफी को आप लोग यहाँ पर मिक्स कर दो, तो 30 क्वेश्चन इससे आ रहे हैं आप लोग। रीजन क्या है? रीजन ये आप लोगों को पता है,
इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का जो पेपर होता है वो हमारा यूपीएससी के जो प्रीलिम्स का पेपर है उसका जो सिविल सर्विसेज वाला उसके साथ में मिक्स करके कराया जाता है। तो इतना ये पेपर आना बनता है, लाजमी है। ये हमेशा मैं आप लोग को बोलता हूं पढ़ाते हुए कि ये पोर्शन आप लोगों को लेकर ही चलना पड़ेगा एक साथ में। क्यों? क्योंकि पेपर वहां पर दोनों का कंबाइन होता है, तो यहां से क्वेश्चन बनेंगे। तो 30 क्वेश्चन है इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और ज्योग्राफी या फिर करंट का आप लोग मिक्सचर करके बोलोगे, तो ये छोड़ने वाला एरिया होता ही नहीं है। इकोनॉमी के ऊपर अच्छा खासा पोर्शन दिया गया, पर पॉलिटी का अब की बार जो पेपर है वो भी आप लोगों का ठीक ठाक देखने को मिल रहा है, ऑर्गेनाइजेशन वाला ये सारी चीजें। तो कहने का मतलब ये कि पेपर जो था वो मॉडरेट से टफ की ओर बोलेगा, मॉडरेट से इजी की ओर तो था नहीं। पहले वाले जैसा ही था पेपर, उसी के आसपास में आप लोग इसको बोल सकते हैं, ऊपर नीचे जैसा भी आप लोगों को सुटेबल लगे, पर हाँ उसी लेवल का पेपर है जो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अच्छे क्वेश्चन बना रखे हैं, अच्छे क्या धांसू क्वेश्चन बना रखे हैं, कई सारे तो ऐसे हैं कि मतलब इंसान जो है पढ़ता ही रह जाए। तो लेंथी भी क्वेश्चन था, डीप लेंथी क्वेश्चन पेपर, डीप क्वेश्चन पेपर बोल सकते हो उसको, कि एक तरीके से गहराई में जाकर भी पूछा है। एनालिटिकल क्वेश्चन पेपर आप लोग बोल सकते हो कि बिना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के आप लोग उसको कर ही नहीं पाओगे। तो रटने फटने वाली जो चीजें होती है ना, उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस पर रखकर यूपीएससी हमेशा अपने आप को एक एनालिसिस बेसिस पर डिफाइन करती है कि ये है हमारा बेसिकली एरिया। तो आप लोग इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं कट ऑफ के बारे में बात करूं तो आप लोग देखते हैं अब की बार का जो कट ऑफ जो मुझे लग रहा है जो पहले वाली रेंज थी उसी रेंज में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये लगभग 85 से लेके मतलब कि लगभग 90 के बीच में कट ऑफ, मतलब ठीक है, मतलब उसी के स्पेस उसी के एयर फेयर में मुझे लग रहा है कि आप लोगों को कट ऑफ आएगा। इससे ऊपर आप लोगों को कट ऑफ जाए मतलब 85 से 90 जो मेरा एक्सपेक्टेशन है। अब मैं यार देखो, ना तो महात्मा हूं, ना साधु हूं, ना भगवान हूं, ठीक है। ये मेरा एक एनालिसिस है जो मैंने पहली बार भी बताया था लगभग, और अब की बार ही बता रहा हूं। तो यहां पर ये हो सकता है कि इसके 1-2 नंबर ऊपर जाए, 1-2 नंबर नीचे आ जाए, ठीक है। तो इतना हो सकता है, पर हाँ इसी के आसपास में रहेगा, आप लोग ये बोल सकते हैं। 85 से लेके 90 के बीच में आप लोगों का कट ऑफ जो है वो आप लोगों को देखने को मिल सकता है। अप्रोक्सीमेशन इतना ही, 1-2 नंबर ऊपर नीचे आप लोग लगा सकते हैं बस, ठीक है। तो ये है यहाँ पर इसके बारे में बातें। अब क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे कैसे हैं, जिससे कि आप लोग चीजों को भी अंडरस्टैंड कर सकें थोड़ा अच्छे से। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे यार, अब की बार आप लोगों का एलिमिनेशन मेथड भी काम नहीं कर पा रहा होगा, जिससे कि अगर आप लोग पेपर देकर आए तो आप लोगों ने देखा होगा कुछ क्वेश्चन ऐसे जिसमें बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि यहाँ पर कि इंसान जो है वो सोचता ही रहे, ठीक है। आप लोगों को देखने को मिलेगा शायद एक, तो ये वाला हाँ ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया कि हिस्टोरिकल पर्सन और किसके लिए वो जाने जाते हैं। तो यहाँ पर ये नहीं पूछा गया पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे बोला गया ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर, ऑल ऑफ द पेयर। तो ऐसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड भी आप लोगों का ठंडा पड़ता हुआ नजर आता है, क्योंकि यूपीएससी जानता है कि बहुत ज्यादा एलिमिनेशन के बारे में बात करते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जैसे 7 स्टेटमेंट दे रखे हैं मतलब पढ़ता रहे इंसान जो है, तो मतलब पढ़ते पढ़ते सो जाए, दिमाग खराब हो जाए। तो ऐसा लग रहा है कि पूरा टॉपिक पूछ लिया उठाकर, 7 स्टेटमेंट। तो पेपर काफी लेंथी, काफी डीप था। कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होना काफी ज्यादा जरूरी है अगर ये पेपर में आप लोग क्लैरिटी चाहते हैं। तो ये है कि इसीलिए मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ यार कभी रटना नहीं है। यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो रटने से आप लोग को बचना है। कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी जितनी ज्यादा आएगी उतनी अच्छे से आप लोग चीजों को लेकर आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को वो सेक्शन बता देता हूँ जिससे मैंने पॉलिटी आप लोगों को पढ़ा रखी है, तो उसको मुझे बताने में भी थोड़ा मजा आएगा, क्योंकि जो सेक्शन मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है उसको मैं एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा, बाकी के आंसर भी आप लोगों को बताता हुआ चलूंगा, ठीक है। सबसे पहले बात की जा रही है क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 11 है, ये बात की जा रही है HN जो यहाँ पर बेसिकली सनियाल कमेटी है, ये बेसिकली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से रिलेटेड थी, जिसके बाद में कानून पास किया गया 1971 में। ये स्टेटमेंट यहाँ पर दे रखी है। चलिए अगर आप लोग पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से तो आप लोगों को यहाँ पर ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, इन इंडिया पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर टू मेक द लॉ ऑन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अरे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे क्या, पार्लियामेंट हर एक चीज पे लॉ बनाने के लिए हमारी कंट्री में इम्पावर है। तो ये स्टेटमेंट तो जनरल है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो अगर ये स्टेटमेंट भी आप लोगों को पता है स्टेटमेंट ये है, तो आप लोग इसका मतलब है कि एलिमिनेट कर दिया आप लोगों ने, 2 आप लोगों के पास में ऑप्शन हो गए। अब पहली स्टेटमेंट जो यहाँ पर दे रखी है, बोला कि HN सानियाल जो है वो कमेटी थी, और ये इसके बाद में एक कानून आया 1971 में। तो याद रखिएगा HN सानियाल कमेटी जो थी वो 1963 की थी, और जो कानून पास किया गया वो 1971 में पास किया गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है काफी। तो ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है, यानी कि पहली स्टेटमेंट जो है वो आप लोगों को बिल्कुल सही देखने को मिलेगी। अगर आप लोगों को ये पता है पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और लास्ट वाली स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है, तो आंसर क्या हो गया, आंसर आप लोगों का यहाँ पर बी हो गया। तो ऐसे आप लोग यार कर सकते हैं, कुछ चीजें आप लोगों को पता हो नहीं भी पता हो तो भी आप लोग एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल कर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर निकाल सकते हैं, है कि नहीं। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर, आंसर इसका बेसिकली बी हो गया। कुछ ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिनमें एक ही स्टेटमेंट आप लोगों को पता होगी, एक नहीं आप लोगों को पता होगी, पर लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा एक तरीके से यहाँ पर गेस करने वाली बात आती है। जैसे आप लोगों को पता है बार काउंसिल जो है हमारे देश में, वो क्या करती है, वो रूल और रेगुलेशन डिफाइन करती है जो हमारी कंट्री में लीगल जो एजुकेशन है, यानी कि जो कानूनी शिक्षा है उसके बारे में बात करें
तो उसके बारे में जो भी रिकॉग्निशन जो पुलिस को दिया जाता है वो सारा वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के हिस्से में आता है। ये कई बार मैंने भी आप लोगों को अलग अलग आर्टिकल के अंदर बताया, पर लेकिन ये स्टेटमेंट जो है ये थोड़ी सी डिफरेंट आप लोगों को देखने को मिलेगी। बोला गया गवर्नमेंट का जो लॉ ऑफिसर है एंड द लीगल जो फेम है वो रिकॉग्नाइज किए जाते हैं एज ए एडवोकेट्स, ठीक है। बट द जो कॉर्पोरेट लॉयर हैं और जो पेटेंट जो अटॉर्नी है उनको एक्सक्लूड किया जाता है फ्रॉम द रिकॉग्निशन एज द एडवोकेट। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर बोला गया है। तो ये जो 12वां क्वेश्चन है अगर आप लोग इसको देखोगे ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, ठीक है, यानी कि इनको भी एज ए रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत दे रखी है। तो आंसर यहाँ पर आप लोगों को इसका बी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया क्वेश्चन, बेसिकली पॉलिटिकल क्वेश्चन है, ये भी आप लोगों के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये अमेंडमेंट के बारे में बात कर रहे हैं बेसिकली कि यहाँ पर कौन कौन से जो अमेंडमेंट है यहाँ पर बोला गया कि प्रेयर जो प्रेसिडेंट की आप लोगों को परमिशन लेनी पड़ती है उन सब के बारे में बात की जा रही है। तो क्वेश्चन नंबर 13 और हाँ सेट ए देख रहा हूं मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर। तो अगर आप लोग इसको देखेंगे जो बिल है उसमें बोला गया है ए बिल, बोला गया कि ए बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर एक प्रायर जो रिकमेंडेशन होती है ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि एक तरीके से पहले से आप लोग परमिशन ले लेते हैं उनसे रिकमेंडेशन मिल जाती है, ये बोला गया है। दूसरा बोला गया कि जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है वो प्रेजेंट किया जाता है प्रेसिडेंट को तो उसके पास में एक तरीके से ऑब्लिगेशन रहता है, ऑब्लिगेटरी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू गिव हिज एसेंट्स, यानी कि उसको वो रोक नहीं सकता है। दूसरी स्टेटमेंट में ये बोला गया। तीसरे बोला गया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल मस्ट पास बाय बोथ द हाउस, यानी कि दोनों हाउस से पास करना चाहिए, एंड राज्यसभा बाय द स्पेशल मेजोरिटी देयर इज नो प्रोविजन फॉर द ज्वाइंट सिटिंग। तो यहाँ पर ज्वाइंट सिटिंग की कोई प्रोविजन नहीं है। ज्वाइंट सिटिंग संविधान के अंदर आर्टिकल 108 में आप लोगों को देखने को मिलती है, जिसके ऊपर अलग से पूरा चैप्टर लिया था मैंने पॉलिटी के अंदर। तो इस बिल के अंदर आप लोगों को ये कंडीशन नहीं देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप लोगों को जो इसका आंसर है वो बी नजर आएगा, यानी कि यहाँ पर नॉर्मल बिल में आप लोगों को ये रहता है, अमेंडमेंट बिल के अंदर ये चीजें आप लोगों को देखने को नहीं मिलती है। तो जो बेसिकली जो आप लोग बोल सकते हैं कि एक तरीके से ना मनी बिल वगैरह हो गया, पर लेकिन यहाँ पर जो दोनों की दोनों स्टेटमेंट है वो आप लोगों को यहाँ पर सही नजर आएगी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट है ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन जो है यहाँ पर बोला गया देयर इज नो ज्वाइंट सिटिंग, ठीक है। तो बोला गया करेक्ट स्टेटमेंट, ये आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है, ये काफी ज्यादा जरूरी है। अगर ये ध्यान से आप लोग नहीं पढ़ोगे तो फिर दिक्कतें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर यहाँ पर बी हो गया, यानी कि सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट जो है वो ओनली आप लोगों को करेक्ट देखने को मिलेगी। तो ये इस तरीके से है कि ज्वाइंट सिटिंग के बारे में भी आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कहाँ कहाँ पर होनी चाहिए, तो उसके बारे में आप लोगों को पॉलिटी में जो है वो पढ़ाया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पर बोला गया कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाई करता है मिनिस्टर इनटू 4 रैंक, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर। तो ये बोला गया है पहले स्टेटमेंट में। दूसरी स्टेटमेंट बोला गया तो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर, ये तो कई बार आप लोगों को पढ़ाई गई है, आप लोगों को याद होगा मैंने ये स्टेटमेंट कई बार जब एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में पढ़ा है, ये बातें आप लोगों को पढ़ाई हुई है। टोटल जो नंबर ऑफ मिनिस्टर है इन द यूनियन गवर्नमेंट इंक्लूडेड द प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल जो नंबर ऑफ मिनिस्टर इन द लोकसभा। तो ये दूसरी स्टेटमेंट यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो जो 14 क्वेश्चन है उसकी ये दूसरी स्टेटमेंट है आप लोगों के सामने, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप लोग यहाँ पर इसको देख सकते हैं। ये जो स्टेटमेंट है इसमें बड़ी ही अच्छे से आप लोगों को सारी चीजें डिफाइन की गई है। तो इसका आंसर जो आप लोगों को देखने को मिलेगा वो है बी। रीजन क्या है, रीजन यहाँ पर है कि संविधान यार ना एक बड़ा ही एक, जब मैंने आप लोगों को पॉलिटी पढ़ाई थी आप लोगों को बताया था कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि बड़ा ही कॉम्पैक्ट सा डॉक्यूमेंट है। वहां पर ये नहीं एक्सप्लेन कर रखा है, हर एक चीजों का एक्सप्लेन कर रखा है, इसको मिनिस्टर बना लेना, इसको कैबिनेट मिनिस्टर बना लेना। पार्लियामेंट बना दी है ना कानून बनाने के लिए, अब ये पार्लियामेंट में बैठे हुए जो हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है अब उनको पावर दे दी है उन्होंने, अब वो अपने आप डिसाइड करते रहे। अगर सारी चीजें संविधान डिफाइन कर देगा तो फिर इनका काम ही क्या रह जाएगा। तो ऐसे आप लोग यहाँ पर देखते हैं। और सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही, यहाँ पर 15% से ज्यादा यहाँ पर एक्सीड नहीं होना चाहिए लोकसभा के अंदर में। तो ये तो बिल्कुल एक अच्छी स्टेटमेंट है जो कि कई बार आप लोगों से पहले भी क्वेश्चन की फॉर्म में पूछी जा चुकी है। तो ये तो ऐसा था ही नहीं कि आप लोग इसका आंसर नहीं दे सकते, ठीक है। तो पहले के कंपेयर में पॉलिटी क्वेश्चन जो थे वो थोड़े से आप लोग बोल सकते हैं कि अब की बार आप लोग आंसर इनके दे सकते हैं। पहले पॉलिटी क्वेश्चन जो थे वो थोड़े से और ज्यादा टाइट लेवल के यहाँ पर पूछे गए थे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर देखते हैं। तो आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए, खासकर जब आप लोग चीजों को पढ़ें उसमें क्लैरिटी रहेगी कॉन्सेप्ट की, तो अच्छे से काम कर पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर बोला गया ये भी लोकसभा के बारे में है कि एक्सक्लूसिव पावर है। बोला गया कि टू रेक्टिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, पहली स्टेटमेंट, पास ए मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तीसरा बोला गया कि इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर बोला गया कि करेक्ट आंसर बताना है। फिर से बोलता हूँ, ये देखा करो हमेशा करेक्ट पूछा गया है या फिर इनकरेक्ट, वो आप लोगों को जरूर देखना है, तभी आप लोग क्वेश्चन का आंसर सही कर पाएंगे। मैं इस क्वेश्चन को एक आसान क्वेश्चन बोलना चाहूंगा यहाँ पर, क्योंकि आप लोगों को पता है ऐसी जो भी चीजें होती हैं वो अकेली लोकसभा के हाथ में नहीं होती। और यहाँ पर बोला है लोकसभा की एक्सक्लूसिव पावर, तो इमरजेंसी से रिलेटेड यहाँ पर राज्यसभा पिक्चर में आएगी। और इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट तो मैंने डिटेल में आप लोगों को पढ़ाई रखा है, वहां पे भी आप लोगों को राज्यसभा देखने को मिलेगी। पर पास करना है अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन, यहाँ पर आप लोगों को लोकसभा काम आएगी अकेली, ठीक है।
तो आंसर इसका क्या हो गया, आंसर इसका बी हो गया। तो ये एक मतलब ठीक क्वेश्चन बोल सकते हो आप लोग, इसको नहीं बोल सकते बड़ा टफ क्वेश्चन आ गया यार, डायरेक्ट स्टेटमेंट है यार किताब से। एंटी डिफेक्शन लॉ कानून के ऊपर आना बनता है, क्योंकि ये ऐसा मैटर था जो कि काफी ज्यादा न्यूज में था और मैंने कई बार आप लोगों से यहाँ पर कवर भी किया है कि एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में जो आप लोग हैं यहाँ पर बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट एक कानून हमारे देश में देखने को मिलता है, और कई बार यहाँ पर इसके बारे में इशू भी आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, कि एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो न्यूज में कहते हैं कि ये काम का है या फिर नहीं है, तो इसके बारे में कई बार बातें की जाती है, तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए देश के अंदर में। और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है यहाँ पर, खासकर जब आप लोग बात करते हैं हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टी किस तरीके चीजों को लेकर चलती है, आयाराम गैराम वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को मैंने कई बार बताया यहाँ पर। तो बात ये की गई है कि जो कानून है यहाँ पर वो बोलता है कि द लॉ स्पेसिफाइड दैट द नॉमिनेटेड लेजिस्लेटर कैन नॉट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 मंथ। तो विद इन 6 मंथ ज्वाइन नहीं कर सकते, यानी कि इसका मतलब बाद में ज्वाइन कर सकते हैं, बीइंग अपॉइंटेड टू द हाउस। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है, ऐसा नहीं है, यहाँ पर ये गलत स्टेटमेंट यहाँ पर दे रखी है, बाद में भी वो ज्वाइन नहीं कर सकते, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर दूसरा बोला गया कि कानून जो है वो नोट प्रोवाइड नहीं करा पाता है, कानून जो लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेमवर्क विद इन विच द प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैज टू डिसाइड द डिफेक्शन केस। सबसे ज्यादा खतरनाक ये चीज है कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, लोकसभा में स्पीकर होता है, राज्यसभा में चेयरमैन होता है, वो बेसिकली उनको यहाँ पर ये टाइम फ्रेमवर्क दे नहीं रखा है कि इतने टाइम में आप लोगों को बताना है क्या सही है क्या गलत है। इसके चलते सबसे बड़ी दिक्कतें देखने को मिलती हैं और यहीं आकर ये कानून जो है वो फेल होता हुआ नजर आता है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा इश्यू है जो कि यहाँ पर बार बार न्यूज में आता है और इसी के चलते बोला जाता है कि यहाँ पर सारी पावर जो है वो स्पीकर या फिर चेयरमैन के हाथ में, वो डिसाइड करेंगे कैसे चीजों को आगे लेकर चलना है। तो आंसर यहाँ पर बी हो गया। 17th जो क्वेश्चन है यहाँ पर बात की जा रही है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया आर द ओनली ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट हु आर जो अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। तो ये बोला गया है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट जो है देखिए, अगर आप लोग यहाँ पर इसको देखेंगे और ये जो स्टेटमेंट आप लोग देखोगे यहाँ पर बोला गया है साफ साफ कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सबमिट हिज रेजिग्नेशन व्हेन गवर्नमेंट विच अपॉइंटेड हिम रिजाइन, यानी गवर्नमेंट चली जाती है तो रिजाइन कर देती है। तो सेकंड स्टेटमेंट सरासर गलत है, क्योंकि आप लोगों को मैंने 1000 बार बताया कि आर्टिकल 76 जो है वो यहाँ पर पावर देता है बेसिकली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि अपने हिसाब से वो काम कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट आ रही है फिर जा रही है वो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। अटॉर्नी जनरल जो है कंप्लीटली डिपेंड करता है प्रेसिडेंट के ऊपर, उन्हीं के प्लेजर के थ्रू यहाँ पर ये काम होता है। ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पर सोलिसिटर जनरल आप लोगों को देखने को मिल रहा है, नॉर्मली अटॉर्नी जनरल के हाथ में पावर दी जाती है, ठीक है। सोलिसिटर जनरल के नहीं, अटॉर्नी जनरल यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये कि पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वोटिंग का राइट नहीं होता है। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर गलत होगी और आंसर आप लोगों का डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 जो है यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो आर्टिकल 32 के अंदर आती है, जो रिट्स होती है उसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर बात की जा रही है मंडमस के बारे में। तो इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा ये पूरा का पूरा जो स्टेटमेंट है इसी के बेस पर आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो बेसिकली नेक्स्ट वाला है ये आप लोगों को क्यू वारंटो के बारे में आप लोगों को देखने को मिलेगा। जब इन स्टेटमेंट्स को आप लोग पढ़ेंगे तो ये स्टेटमेंट आप लोगों को यहाँ पर गलत नजर आएगी, ठीक है। यहाँ पर ये जो होता है बोला गया कि ये विल नॉट लाई अगेंस्ट द कंपनी इवन दो इट इज, मतलब ये बोला कंपनी इवन दो इट मे बी ए गवर्नमेंट कंपनी। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएगी और आप लोग यहाँ पर जब आंसर आप लोग इसका देखेंगे तो आंसर आप लोग को सी नजर आएगा। बाकी फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है और करेक्ट ही स्टेटमेंट यहाँ पर पूछी गई है। तो ये एक ऐसा टॉपिक है, अगर आप लोगों को कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी तो ही आप लोग आंसर दे पाएंगे। तो यही बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन आसान नहीं थे, क्वेश्चन एक तरीके से मॉडरेट से थोड़े ऊपर ही थे, क्योंकि अगर आप लोगों को माइंड में क्लैरिटी नहीं होगी तो फिर आप लोग क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाएंगे, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये थे आप लोग के जो बेसिकली पॉलिटी के क्वेश्चन, तो जो कि आप लोग बोल सकते हैं कि जो क्वेश्चन थे मतलब ठीक है, पर लेकिन कई सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और वो भी थे क्वेश्चन जो कि आप लोगों को देखने को मिलेंगे। आगे बताऊंगा, अभी यहाँ पर आप लोगों को आंसर बता देता हूं मैं, जो जो यहाँ पर बेसिकली क्वेश्चन है उनके एक एक कर ताकि आप लोग चीजों को समझ सके। पहला जो क्वेश्चन है ये बेसिकली इसका आंसर आप लोग को बी देखने को मिलेगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर भी है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कि आप लोग को पता होना चाहिए। यहाँ पर ये डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछा गया इसके बारे में कि रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट और रैपिड जो क्रेडिट फैसिलिटी है उसके बारे में, तो किससे रिलेटेड है यहाँ पर ये, तो IMF से रिलेटेड है यहाँ पर ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 होगा यहाँ पर, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के बारे में, नीर और जो रीर है इसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये जो आंसर है जब आप लोग इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट आप लोग की गलत नजर आएगी, क्योंकि यहाँ पर ये इंप्रूव नहीं करता है इसको, बेसिकली इसको डिक्रीज करता है, ठीक है। तो इसके बेस पर जब आप लोग इसका आंसर देखेंगे तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पर सी नजर आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप लोगों को सी देखने को मिलेगा यहाँ पर।
क्वेश्चन नंबर जब 3 के अंदर आप लोग जाएंगे तो आरबीआई के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, और खासकर जब आरबीआई के बारे में आप लोग बात करते हैं तो इन्फ्लेशन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट एरिया आप लोगों को देखने को मिलता है, और इन्फ्लेशन जो है वो काफी ज्यादा न्यूज में भी यहाँ पर रहा, तो इसके बारे में मैंने कई बार आप लोगों से पढ़ाया भी यहाँ पर। तो आंसर जो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का, तो वो आप लोगों को बी देखने को मिलेगा। ठीक है, बोला गया कि इफ द इन्फ्लेशन इज टू हाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज लाइकली टू बाय द गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ठीक है, जब इन्फ्लेशन ऑलरेडी हाई हो रहा है तो वो बाय थोड़ी करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर, तो बेचेगा बेसिकली उसको। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत होगी। बाकी की यहाँ पर ये सारी स्टेटमेंट आप लोग की पड़ी हुई है, ये आप लोगों को पता ही है, नॉर्मल स्टेटमेंट है, तो इसका आंसर आप लोग को बी देखने को मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो आप लोगों को 4 है, इसमें बेसिकली ये G20 कॉमन फ्रेमवर्क के बारे में बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जब 4 आप लोग देखेंगे तो इसका जब आप लोग देखेंगे, इसको पढ़ेंगे तो आप लोगों को सी आंसर नजर आएगा, यानी कि दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो पेरिस क्लब से रिलेटेड है यहाँ पर, और इनिशिएटिव जो है वो लो इनकम कंट्रीज जो है विद जो यहाँ पर बेसिकली अनसस्टेनेबल डेट के साथ में बेसिकली जी रही हैं, उनको एक सपोर्ट प्रोवाइड कराने का काम करता है। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर इसका आंसर सी नजर आएगा। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, अगर इसके बारे में आप लोग बात करेंगे तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पर ए नजर आएगा, यानी कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही है और थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत देखने को मिलेगी, और करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर अगर 6 के बारे में मैं आप लोगों से बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसके आंसर जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप लोगों को बी देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो आप लोगों की गलत है। ठीक है, और सेकंड स्टेटमेंट आप लोगों की सही है, तो आंसर आप लोगों को क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका आंसर बी है। देखिए, ये वो एरिया है जो बेसिकली आप लोग इकोनॉमी से लाते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं थोड़ा बहुत करंट अफेयर पर, लेकिन कुछ कोर एरिया जो आ जाते हैं इकोनॉमी के, तो आप लोग उसको कनेक्ट कर सकते हैं, तो इसके बारे में आप लोग देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं, फिर यहाँ पर बेसिकली इकोनॉमी का क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है यहाँ पर उसको देखते हैं एक एक पॉइंट, ताकि आप लोग समझ सकें। क्वेश्चन नंबर 7 जो है यहाँ पर ये रियल सेक्टर के बारे में बात करें तो यहाँ पर फार्मर जो हार्वेस्टिंग देयर क्रॉप और जो टेक्सटाइल जो मिल है ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, और इसका आंसर यहाँ पर ए आप लोगों को नजर आएगा। ठीक है, तो ये इसके साथ में आप लोग देखते हैं। देखिए, बिल्कुल मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं हर एक सब्जेक्ट का आप लोग ये तो नहीं बोल सकते कि एक्सपर्ट है, पर हाँ एक जो मेरा एनालिसिस है उसके बेस पर मैं आप लोगों के आंसर बता रहा हूँ। एक दो क्वेश्चन हो सकता है कि ऊपर नीचे हो, वो तो आप लोगों को बाकी जो यूपीएससी के आंसर की आते हैं तभी आप लोगों को पता चलता है। बाकी एक आधा क्वेश्चन जो है वो सही और गलत तो आप लोगों का सब जगह देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आप लोग देखेगा तो आप लोग इसको बेसिकली वैसे एक ओवरव्यू के तौर पर आप लोग ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसको अगर आप लोग पढ़कर देखेंगे तो इसका आंसर आप लोगों को डी नजर आएगा। ठीक है, इसी के साथ में जब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आप लोग चलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है वो आप लोगों को ए देखने को मिलेगा यहाँ पर, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट ओनली करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट आप लोग यहाँ पर गलत नजर आएगी। ठीक है, तो ये आप लोग देखते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन को आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ताकि आप लोग चीजों को ढंग से कनेक्ट कर पाएंगे, तभी आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड भी कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं आप लोग को बताता चल रहा हूँ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में आप लोगों को यहाँ पर ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो इंडियन इकोनॉमी के बारे में, तो इसका आंसर आप लोगों को यहाँ पर सी नजर आएगा, यानी कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट है वो यहाँ पर करेक्ट है। बाकी ये पॉलिटी के मैंने आप लोगों को भी यहाँ पर एक्सप्लेन कर ही दिए, यहाँ पर ये आप लोग देखते हैं, ये जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने। ठीक है, तो ये आप लोगों के मैंने कहाँ तक एक्सप्लेन कर दिए, ये आप लोगों ने अभी देखे तो यहाँ पर 18 तक हो गए हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हाँ 18 तक हो गए हैं यहाँ पर आपके। क्वेश्चन नंबर 19 जो है ये बड़ा ही एक आप लोग सीधा क्वेश्चन यहाँ पर बोल सकते हैं अगर आप लोग इसको समझना चाहेंगे। इसमें बेसिकली बात क्या की जा रही है, आयुष्मान भारत मिशन के बारे में बात की जा रही है, और इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर यह है कि आप लोग यहाँ पर देखते हैं काफी अच्छे से यहाँ पर बताया गया। यहाँ पर अगर आप लोग स्टेटमेंट देखोगे तो बोला गया कि जो एम है इसका वो अचीव करने के लिए यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज टू एवरी सिटीजन। एवरी सिटीजन को यार कैसे प्रोवाइड कराया जा सकता है, कोई अंबानी है वो भी आयुष्मान भारत के अंदर आएगा क्या? तो ये गरीब सेक्शन के लिए है, एवरी सिटीजन के लिए नहीं है। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाती है, और जैसे ही सेकंड स्टेटमेंट आप लोगों की गलत हो जाती है तो आप लोगों को देखने को मिलेगा इनमें से नहीं है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट है मस्ट अडेप्ट, तो मस्ट अडेप्ट वाला फंडा भी यहाँ पर ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आप लोगों को इसका बी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। बाकी एक तरीके से हेल्प प्रोवाइड कराने की कोशिश यहाँ पर की गई है, आप लोग ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर आंसर इसका बी देकर जाएगी। ठीक है, ये है डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा के बारे में बात की जा रही है। जब आप लोग पढ़ेंगे तो पूरा एक चैप्टर आप लोगों को पढ़ा रखा है यहाँ पर डिप्टी स्पीकर और लोकसभा के स्पीकर के बारे में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 20 है, और जब स्टेटमेंट आप लोग पढ़ोगे तो आप लोगों को आंसर यहाँ पर ए नजर आएगा, यानी कि फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, और इसी के साथ में सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत दे रखी है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोगों को यहाँ पर ए देखने को मिलेगा। ओके, तो इसको आप लोग देखना अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में बात करते हैं। तो 21 जो क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर है, तो अगर उसको आप लोग देखोगे
तो ये एक आप लोग बोल सकते हो कि एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, उसके बारे में आप लोग बात भी कर सकते हैं। यहाँ पर कोई आप लोगों से पूछे कि ये कॉमन सेंस के बेस पर भी आप लोग चाहो तो इसका आंसर दे सकते हैं। यहाँ पर रीज़न क्या है, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था जो कि मैंने बात की चावल के बारे में। तो बोला गया कि अमंग द फॉलोइंग क्रॉप्स विच वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एंथ्रोपोजेनिक सोर्स ऑफ द बोथ मेथेन एंड द जो नाइट्रस ऑक्साइड। तो यहाँ पर आप लोगों को ये चावल नजर आएगा, ठीक है। राइस आप लोगों ने देखा होगा, धान जो होता है, ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। पानी भी आप लोगों को मैंने बताया था कि यहाँ पर 1 किलो चावल उगाने में लगभग 3 से लेके 5000 जो है बेसिकली लीटर तक पानी लगता है, तो वो समझ सकते हैं आप लोग यहाँ पर, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 है यहाँ पर, ये बेसिकली सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन के बारे में बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 जब स्टेटमेंट आप लोग यहाँ पर पढ़ोगे तो आप लोगों को इसका आंसर डी नजर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 में यानी कि सारी की सारी जो भी स्टेटमेंट दे रखी है वो सारी की सारी स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 23 जो आंसर आप लोग पढ़ेंगे यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक ऑफ द वेस्ट अफ्रीका हैज बिकम ड्राई एंड टर्न इनटू द डेजर्ट। तो 23rd जो क्वेश्चन है उसका आंसर आप लोग यहाँ पर बी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये एक तरीके से ऐसी लेक थी जो कि न्यूज़पेपर में भी यहाँ पर कवर की गई थी। यहाँ पर कई सारी ऐसी चीजें रहती हैं कि न्यूज़ में आ जाती है कई बार, तो ये न्यूज़ में भी थी। बाकी लेक के बारे में आप लोगों को पता ही है कहीं ना कहीं पर, फागुबिन लेक जो है आप लोग मैप में देखेगा, और हो सकता है आगे क्वेश्चन इनसे भी बन जाए, तो इनको भी जाकर आप लोगों को थोड़ा सा मैप में निहारना है, क्योंकि अब की बार यहाँ से क्वेश्चन बना है, अगली बार हो सकता है किसी दूसरे से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाए, तो आप लोग कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसके बारे में। तो एक एक पॉइंट जो है पुराने क्वेश्चन पेपर इसीलिए आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ताकि आप लोग चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 24 है यहाँ पर, ये बेसिकली बात की जा रही है गोडीकोटा कैनन के बारे में, साउथ इंडिया के अंदर में। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 आप लोगों को देखने को मिल रहा है, इसका आंसर सी होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर बेसिकली पिनार, ठीक है। तो ये रिवर है जिसके साथ में आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ में अगर बात करें, ये ऐसा क्वेश्चन आ गया जो कि पीक और माउंटेन को मैच करना है आप लोगों को। तो ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली स्टेट पीसीएस में भी आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए, अगर आप लोग इनको मैच कर पा रहे हैं तो आसान क्वेश्चन बन जाते हैं। तो जब आप लोग इसको मैच करोगे क्वेश्चन नंबर 25 को, तो आंसर आप लोगों को बी नजर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं, बाकी ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि फैक्चुअल क्वेश्चन है। बात की जा रही है क्वेश्चन नंबर ये है लेवेंट के बारे में, ठीक है। बेसिकली ये एक टर्म है जो कि कई बार न्यूज में भी आती है यहाँ पर, तो इसके बारे में याद रखिएगा। इसका आंसर जो है आप लोगों को ए नजर आएगा। ये ईस्टर्न और मेडिटेरेनियन एरिया जो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिला है, मेडिटेरेनियन सी का जो ईस्टर्न एरिया है उसकी कुछ कंट्रीज आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती हैं, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर ये एरिया आप लोगों के सामने नजर आता है। बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है आप लोगों का 27th क्वेश्चन। तो ये 27 क्वेश्चन आसान से, अफगानिस्तान इतना ज्यादा न्यूज में था, डायरेक्ट आप लोग जाकर इसको मैप में देखोगे तो ये मैप बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप लोगों को सी नजर आएगा। 27 का सी आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा। कंट्री है मैप में देखना, आसानी से आप लोग क्वेश्चन दे सकते हैं, तो कई बार आप लोगों को मैप में दिखाया भी है। 28 जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने यहाँ पर, ये बात की जा रही है मोनाजाइट के बारे में, जो रेयर अर्थ मटेरियल भी आप लोगों को देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 है, इसका आंसर अगर आप लोग देखोगे जाकर, इसका आंसर आप लोगों को बी नजर आएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली बोला गया है कि नेचुरली एंटायर इंडियन कोस्टल सैंड, नहीं एंटायर कैसे पाया जा सकता है, वैसे भी कॉमन सेंस है यहाँ पर। तो अगर ये भी स्टेटमेंट आप लोगों को पता है कि सारे कोस्टल एरिया में थोड़ा ना पाया जाएगा यार ये मोनाजाइट सैंड, ठीक है। तो ये इस तरीके की स्टेटमेंट आप लोग बड़ी फ्रीक्वेंटली आप लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। ये तो बिल्कुल पद्दी सा क्वेश्चन हो गया अगर इसको आप लोग पढ़ोगे। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हर जगह यार आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यूपीएससी एंटायर, कंप्लीटली, ओनली, ये जो शब्द होते हैं ना, ये आप लोगों के साथ में खेलती है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, बस आप लोगों को अगर एक समझ में आ गया ये तो कहानी खत्म हो गई इसकी, आप लोग समझ सकते हैं। तीसरा नहीं है तो आप लोग आराम से एलिमिनेट करके बैठ गए, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है यहाँ पर, यह क्वेश्चन नंबर 29 जो है यहाँ पर, इसका आंसर आप लोगों को बी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सेकंड हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जून, तो ये बेसिकली क्वेश्चन नंबर 29 हो गया। तो बात की जा रही है लॉन्गेस्ट ईयर। क्वेश्चन नंबर 30 जो आप लोग देखोगे ये भी फिर मैच करने वाला है, और इसमें तो आप लोगों को घुमाने वाली बात की जा रही है बेसिकली कि ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर, वो सब चीजें। तो जब इसको मैच करोगे आप लोग जाके भी देखना एक बार थोड़ा सा टाइम निकाल के कि कहाँ पर क्या क्या लोकेशन है, वेटलैंड और लेक के बारे में आप लोगों से बात की जा रही है, ठीक है। तो इसका जब आंसर आप लोग अच्छे से निहारोगे, 30 जो क्वेश्चन है यहाँ पर ये, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आप लोगों को बी नजर आएगा। बाकी आप लोगों का होमवर्क है, जिसने क्वेश्चन पेपर नहीं दिया है वो जाकर एक बार देखिएगा, ताकि आप लोग चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 31 है ये बेसिकली बात कर रहा है किसके बारे में, आरोग्य सेतु के बारे में, कोविन के बारे में, डिजिट लॉकर के बारे में और दीक्षा के बारे में, ठीक है। तो ये सारे बोला गया कि ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है यहाँ पर ये। तो ये जो है ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म ही है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आप लोग आसानी से यूज कर सकते हैं। तो ये है बेसिकली ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म, सबके लिए अवेलेबल। बेसिकली ऐसे सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि ओपनली अवेलेबल होते हैं, और एक तरीके से उसको एक तरीके से रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडिफाइड भी किया जा सकता है। तो ये उस वाली कैटेगरी में आप लोगों को देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आंसर इसका यहाँ पर डी हो गया। तो क्वेश्चन नंबर जो था ये 31 का आंसर आप लोगों को डी देखने को मिलेगा।
क्वेश्चन नंबर 32 जो बेसिकली वेब के बारे में बात कर रहा है, वेब 3.0 जो WW वर्ल्ड वाइड वेब है, उसका एडवांस वर्जन यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसमें भी जो सारी की सारी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है और इसका आंसर भी आप लोगों को डी नजर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने है वो है क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 33 जो है ये सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, ठीक है, इसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर जो आप लोग देखोगे यहाँ पर, तो इसका आंसर आप लोगों को डी नजर आएगा, यानी कि यहाँ पर सारी की सारी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। साइंस एंड टेक से रिलेटेड नॉर्मली आप लोगों को ऐसी स्टेटमेंट दी जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर जो है वो आप लोगों को डी देखने को मिलेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ को। क्वेश्चन नंबर 34 जो है ये क्वेश्चन नंबर जो 34 है इसका आंसर आप लोगों को सी देखने को मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर जो है वो सी है यहाँ पर। तो ये एक तरीके से जो बात की जा रही है यहाँ पर, ये बात की जा रही है फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बम्बार्डमेंट सिस्टम के बारे में। तो एक मिसाइल है जो कि एक स्टेबल ऑर्बिट, जो अर्थ का जो लोअर ऑर्बिट रहता है उसमें बेसिकली यहाँ पर ये चीजों को स्टेबल करता है। ठीक है, तो ये इसके बारे में है। तो ये एक तरीके से तो आंसर इसका यहाँ पर सी हो गया क्वेश्चन नंबर 34 का। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। अभी यहाँ पर आंसर आप लोग मैच करते रहिएगा इनको। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 35 आप लोगों के सामने। तो जो क्वेश्चन नंबर 35 है यहाँ पर बात की जा रही है क्यूबिट के बारे में। ठीक है, तो क्यूबिट जो है ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था, आप लोगों को याद होगा। ये डायरेक्ट आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग के साथ में। क्वेश्चन नंबर 36 के बारे में अगर बात की जाए तो कम्युनिकेशन जो बेसिकली टेक्नोलॉजी के बारे में बात की जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर आप लोगों को डी देखने को मिलेगा। मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जब क्वेश्चन देखे उनमें मैक्सिमम आंसर आप लोगों को ऑल ऑफ द अबव नजर आ रहे हैं। तो ये काफी डिफरेंट सा आप लोगों को चीज देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 37 जो है वो भी यहाँ पर आप लोग देखने को मिलेगा, ये बायोफिल्म के बारे में बात की जा रही है। और क्वेश्चन नंबर जो 37 है उसमें भी आंसर आप लोगों को डी ही नजर आएगा। ठीक है, तो ये बड़ा ही डिफरेंस सा मुझे देखने को मिलेगा। जब इसका एनालिसिस किया तो कुछ इस तरीके की चीजें सामने निकल कर आई। ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पर, ये प्रोबायोटिक्स के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। 38 जो क्वेश्चन नंबर है, 38 क्वेश्चन नंबर में आप लोगों को यहाँ पर जो आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसका आंसर होगा सी, यानी कि फर्स्ट और सेकंड सही है और जो वो फर्स्ट और थर्ड सही है, सेकंड स्टेटमेंट आप लोग यहाँ पर गलत देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बात की जा रही है दे डू नॉट नेचुरली ओकर इन ओवर जो यहाँ पर गट्स, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। तो आंसर इसका सी हो गया 38। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 39 है यहाँ पर, ये बेसिकली बात की जा रही है कोविड-19 पैंडेमिक के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो आंसर है वो आप लोग को बी नजर आएगा, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्रोड्यूस करता है कोविड-19 वैक्सीन नेम कोविशील्ड यूजिंग mRNA प्लेटफॉर्म। तो ये स्टेटमेंट आप लोग यहाँ पर गलत देखने को मिलेगी। गलत क्यों यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर नेम कोविशील्ड था पर लेकिन मैसेंजर RNA जो प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू यहाँ पर बेसिकली नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैसे सीरम इंस्टीट्यूट की है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो आंसर यहाँ पर इसका ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये इसका बी हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 40 आप लोगों के सामने काफी धांसू सा क्वेश्चन है। इसमें आप लोगों को टोटल 7 स्टेटमेंट देखने को मिलेगी। ऐसा लग रहा था कि एग्जामिनर जो है वो बिल्कुल एक तरीके से ना कि पूरा का पूरा टॉपिक ही यहाँ पर चाहता है कि इसके थ्रू यहाँ पर कवर होए। तो जब आप लोग इसको देखोगे इसमें आप लोगों को सी आंसर यहाँ पर नजर आएगा, यानी कि यहाँ पर फिफ्थ और सेकंड जो स्टेटमेंट है वो आप लोग गलत देखने को मिलेगी। बाकी सारी की सारी जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये बात है बेसिकली, तो इसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं। तो ये बेसिकली पूरा का पूरा क्वेश्चन हो गया आप लोगों का, और ये रिलेटेड है यहाँ पर बेसिकली सोलर फ्लेयर के बारे में। तो इसका आंसर आप लोगों को सी देखने को मिलेगा। डायरेक्ट सा आसान सा क्वेश्चन है, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर ये इसका आंसर ये हो गया, डेटाबेस जो है वो क्रिएट किया था कोलिशन ऑफ द रिसर्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो 2 ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर मिलकर काम करती है, उनके नाम जाकर आप लोग सर्च करना और मुझे बताना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 41 जो है उसका आंसर आप लोगों को ए देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 जो है इसमें बात की जा रही है बेसिकली द क्लाइमेट ग्रुप के बारे में। तो जो ये क्वेश्चन नंबर जो 42 है, तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर आप लोग को बी देखने को मिलेगा जब आप लोग जाकर इसको सर्च करोगे। सेकंड स्टेटमेंट गलत है, वो सेकंड और फिफ्थ स्टेटमेंट गलत है। बाकी 1, 3 एंड 4 स्टेटमेंट जो है वो आप लोगों को करेक्ट यहाँ पर नजर आएगी और करेक्ट यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो है बेसिकली 42 का आंसर है बी। ठीक है, ये जो आंसर देखोगे 43 जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने, तो 43 आंसर आप लोग जब इसको देखोगे तो इसका आंसर आप लोगों को बेसिकली सी नजर आएगा। ये बेसिकली वेटलैंड जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वाइटल रोल इन द मेंटेनिंग द सेडिमेंटेशन एंड द बैलेंस एंड द सोइल स्टेबलाइजेशन। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोगों को सी देखने को मिलेगा। 44 जो है यहाँ पर ये बात कर रहा है वर्ल्ड जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एयर क्वालिटी जो गाइडलाइन है, ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था, आप लोगों को अगर याद होगा रिविजन किया होगा। तो इसका आंसर आप लोगों को बी देखने को मिलेगा 1 एंड 4। ठीक है, 2 एंड 3 यहाँ पर गलत है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 44। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 की ओर जब आप लोग चलेंगे तो इसका आंसर आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 45, ये बात की जा रही है गुच्ची के बारे में।
तो क्वेश्चन नंबर 45, ठीक है। तो 45 का आंसर आप लोगों को सी नजर आएगा, ठीक है। तो ये है बेसिकली 1 एंड 2, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का सी है। क्वेश्चन नंबर 40 जो है यहाँ पर ये पॉलीथीन के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो इसका आंसर आप लोगों को ए देखने को मिलेगा, यानी कि सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। तो ये कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर 46 है, ठीक है। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 47, तो क्वेश्चन नंबर 47 जो है इसमें बात की जा रही है कौन सी इनमें से बर्ड नहीं है, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 47, तो इसका आंसर आप लोगों को ए देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बर्ड नहीं है तो गोल्डन मसीर है क्या, तो एक मछली आप लोगों को नजर आएगी, बाकी की सारी यहाँ पर ये आप लोगों को चिड़िया नजर आएगी, ठीक है। तो ये मछली है ए, ये फिश नहीं है, सॉरी ये बर्ड नहीं है, ये फिश है। जब इनको अलग अलग जाकर मैंने चेक किया यहाँ पर, तो इसका आंसर जो मेरे हिसाब से बैठ रहा है वो है ए, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 48 यानी कि 1, 3 एंड 4, ठीक है। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से बैठ रहा है, जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो आंसर इसका ए हो गया। 49 है यहाँ पर, ये बायो रॉक्स के बारे में बात की जाती है, तो रिस्टोरेशन ऑफ द डैमेज्ड कोरल रीफ है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 49 का आंसर आप लोगों को ए देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 50 जो है यहाँ पर, ये तो आप लोगों को पता ही होगा सबको मैक्सिमम, ठीक है। ये है बेसिकली मायावाकी मेथड, ठीक है। तो जो मायावाकी मेथड आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो क्रिएशन ऑफ द मिनी फॉरेस्ट इन द अर्बन एरिया, तो जो 50 है उसका आंसर आप लोगों को यहाँ पर सी नजर आएगा। ये बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन था, ये तो कई बार आप लोगों को पढ़ाया भी गया था, तो इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए आप लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में बात कर रहा है। जब सारी स्टेटमेंट आप लोग यहाँ पर पढ़ोगे क्वेश्चन नंबर 51 की, तो आंसर आप लोगों को सी नजर आएगा। सी नजर मतलब सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, जो रिजर्व और इसी के साथ में ट्रांसफर लिस्ट के बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पर आंसर आप लोगों को इसका 51 का सी नजर आएगा। 52 जो आंसर है यहाँ पर, ये बात की जा रही है बेसिकली फनाम के बारे में। तो फनाम जो थे कॉइन थे यहाँ पर, तो 52 का आंसर जो है ये आप लोगों को बी देखने को मिलेगा। ये सिल्वर और गोल्ड के कॉइन्स हुआ करते थे, ठीक है। तो ये आंसर आप लोगों का बी हो गया। 53 के बारे में जब आप लोग यहाँ पर बात करेंगे, ये बेसिकली आप लोगों का जो ये बात की जा रही है गदर पार्टी के बारे में, तो मॉडर्न हिस्ट्री के साथ में आप लोग यहाँ पर कनेक्ट करके क्वेश्चन देख सकते हैं। तो 53 का आंसर आप लोगों को डी नजर आएगा, ओनली 3, ठीक है। 54 के बारे में जब आप लोग यहाँ पर बात करते हैं, तो ये बात की जा रही है क्रिप्स मिशन के बारे में। तो ये जो स्टेटमेंट आप लोग पढ़ेंगे 54 की, तो इसका आंसर आप लोग को बी देखने को मिलेगा, बी यानी कि 2 ओनली, फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, ठीक है। इसी के साथ में 55 पे जब आप लोग जाएंगे यहाँ पर आंसर क्वेश्चन पर, तो इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड यहाँ पर ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और 55 ये है, इसका आंसर आप लोग को बी नजर आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है थोड़े से अटपटे हैं, अगर आप लोग इनको देखोगे सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं है जो बिल्कुल आप लोग पता चल सके। हालांकि जैन के बारे में है, जैन टेक्स्ट जो जैन के जो टेक्स्ट होते हैं, तो उससे रिलेटेड आप लोग चाहें तो इनको बेसिकली अगर हिस्ट्री ऑप्शन है तो आप लोग पता लगा भी सकते हैं, पर लेकिन कई बार आप लोगों को चीज़ देखने को मिलती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, ये हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में बात की जा रही है, उनको मैच करने के लिए बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 56 में इसका आंसर आप लोगों को सी देखने को मिलेगा, ओनली 2 पेयर सही है। अब कौन से पेयर सही है वो जाकर आप लोगों को सर्च करना है। क्वेश्चन नंबर 57 जो है ये आप लोगों से बात की जा रही है इंडियन हिस्ट्री के बारे में, और खासकर मंगोल इन्वेजन के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 57, तो 57 का जब आंसर आप लोग देखेंगे तो बी नजर आएगा, फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जब आप लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर है 58, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 58 है यहाँ पर, ये बात कर रहा है बेसिकली ये कुल्हा दरन के बारे में, ठीक है। तो 58 जो है ये कुल्हा दरन के बारे में बात कर रहा है, और ये बेसिकली सैयद से रिलेटेड है यहाँ पर, ठीक है। जो सैयद जो डायनेस्टी हुआ करती थी, तो उसके साथ में आप लोग यहाँ पर इसको कनेक्ट दे सकते हैं, तो नॉन फोर, ठीक है। तो ये है बेसिकली सैयद से रिलेटेड। जो 59 है यहाँ पर, इसका आंसर आप लोगों को बेसिकली बी देखने को मिलेगा। नॉर्मली जो गजपति साहब थे ये आप लोगों को ईस्ट साइड में थे, पर लेकिन डच के द्वारा जो फैक्ट्रीज हैं वो मालाबार कोस्ट पर यहाँ पर स्टेब्लिश की गई, ठीक है। तो वेयर हाउस के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है, आंसर इसका आप लोगों को बी देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 60 यहाँ पर कौटिल्य अर्थशास्त्र के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। इसकी सारी स्टेटमेंट जो है वो आप लोग करेक्ट नजर आएगी, और इसका आंसर आप लोगों को यहाँ पर डी देखने को मिलेगा। 61 जो क्वेश्चन यहाँ पर टाइट मॉनेटरी पॉलिसी की बात की जा रही है यूएस फेडरल रिजर्व के बारे में, तो इसका आंसर आप लोगों को ए देखने को मिलेगा, यानी कि डी स्टेटमेंट जो है वहां पर गलत हो गई, फर्स्ट और सेकंड जो है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर जो 62 है यहाँ पर, ये बेसिकली बात की जा रही है स्टेट के बारे में, ठीक है। तो बोला गया कि जनरली नोन एज द टी प्रोड्यूसिंग स्टेट, तो ये जो 62 है इसका आंसर आप लोगों को सी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये 62 हो गया। ये बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था। इंडिया में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है वो बोला गया कि आरबीआई के द्वारा रेगुलेट की जाती है, ठीक है। तो आरबीआई इसको रेगुलेट नहीं करता है, इसको बेसिकली सेबी रेगुलेट करता है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोगों को बी देखने को मिलेगा। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था आप लोगों के सामने, एक से ही काम हो गया सारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात कर रहा है बैंक बोर्ड ब्यूरो के बारे में। ये काफी पुराना क्वेश्चन है, ये अभी पूछा जा रहा है क्योंकि टाइम टू टाइम यहाँ पर न्यूज में रहता है बैंकिंग सिस्टम की वजह से।
तो क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर आप लोगों को यहाँ पर बी देखने को मिलेगा। लेकिन ये सेकंड और थर्ड जो स्टेटमेंट है ये है यहाँ पर बोला गया गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चेयरमैन होते हैं। नहीं भाई साहब, अलग से चेयरमैन बनाए जाते हैं। आप लोगों को याद होगा विनोद राय साहब जब चेयरमैन बनाए गए थे उस टाइम पर काफी ये अलग से उनको बनाया गया था, तो ये आरबीआई से कनेक्टेड नहीं है। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है एलिमिनेशन का, अगर आप लोग कर पा रहे हो यहाँ पर, अगर ये छोटी सी बात पता है तो क्वेश्चन का आंसर आप लोग निकाल कर ले गए। तो 64 का आंसर भी आप लोग का बी हो गया। 65 यहाँ पर कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के बारे में यहाँ पर बात करें तो कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के बारे में जो 65 है इसका आंसर आप लोग को ये देखने को मिलेगा, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट सही है और सेकंड यहाँ पर इनकरेक्ट है। 66 के बारे में आप लोग बात करेंगे तो यहाँ पर ये तो 66 जो इसका तो आंसर आप लोग दे सकते हैं, इनमें इंडिया सब में मेंबर है, ठीक है। तो आंसर इसका डी हो गया। पता नहीं कितनी बार आप लोगों को पढ़ाया, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, जब नहीं आप लोगों को ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में पढ़ाया, और संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन तो है ही है। 67 के बारे में एक बड़ा ही डिफरेंट सा क्वेश्चन आया। ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, इंटरनेशनल लेवल पर पूछ गया। पर 67 का आंसर आप लोग यहाँ पर सी नजर आएगा। सी मतलब यानी कि फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, ठीक है। तो बड़ा ही डिफरेंस था। पूरा वियतनाम के बारे में क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों से पूछ लिया गया। 68 क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर डायरेक्ट है, कोई सोचने वाली बात ही नहीं। यहाँ पर बात की जा रही है कि प्राइस स्टेबिलिटी या कंट्रोल इन्फ्लेशन का काम कौन करता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आप लोगों को यहाँ पर काम करता हुआ नजर आता है। क्वेश्चन नंबर 69 जो है इसका आंसर आप लोगों को डी देखने को मिलेगा। यहाँ पर सारी की सारी स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 जो है वो आप लोगों को मैच करना है डायरेक्ट, तो क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर आप लोगों को डी नजर आएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 जो है उसका आंसर आप लोगों को डी या फिर सी। एक सेकेंड, इसमें थोड़ा सा आप लोग एक बार चेक कर लेना, नोट पूछा गया यहाँ पर, ठीक है। नोट करेक्टली मैच, इनको चेक कर लेना, कोई नहीं आप लोग इसको, ठीक है, एक बार इसको चेक कर लेना कौन कौन से यहाँ पर सही मेंशन किया गया। तो इसमें से शायद इसको देख लेना एक बार, ठीक है, आप लोग चेक कर लेना इसको। क्वेश्चन नंबर जो 71 है यहाँ पर ये बात कर रहा है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट या फिर क्लोजर, इन सब चीज़ों के बारे में, ये फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी बात आती है। तो लेबर ब्यूरो आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली न्यूज़ में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 71 का आंसर जो है वो आप लोगों को यहाँ पर सी नजर आएगा। तो यहाँ पर लेबर ब्यूरो जो है वो काम करती हुई नजर आती है अगर यहाँ पर बात करें तो, ठीक है। ऐसा करते हैं, बाकी के जो क्वेश्चन के आंसर है वो मैं आप लोगों को या तो वीडियो के नीचे प्रोवाइड करा दूंगा, मतलब वीडियो के नीचे प्रोवाइड करा दूंगा, टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से जाकर आप लोगों को मैच कर लेना, क्योंकि बस आप आंसर आप लोगों को मैच करने हैं, ठीक है ना। जो मैंने पढ़ाया वो पोर्शन मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर ही दिया था, बाकी आप लोग अपने आंसर मैच कर और कट ऑफ आप लोग देखना, जो भी आप लोगों को बताया उसको मैच करना है आप लोगों को, ठीक है। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है, तो बाकी आप लोग उसको देख लेना। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा मैं, और इसी के साथ में टेलीग्राम पर भी, तो दोनों जगह से आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर इसलिए बेसिकली मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि सेकंड जो बेसिकली आप लोग की अभी वीडियो आएगी सीसेट के बारे में, तो थोड़ा सा एक उसका भी आप लोगों को बता दूंगा। तो इसके चलते मैं जो है इस वीडियो को यहीं पर ही बेसिकली एंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्योंकि टाइम जो है काफ़ी लग गया चीज़ों को चेक करने में, चीज़ों को एक तरीके से यानी कि मैच करने के लिए फिर सारी चीज़ें रहती हैं, तो इस तरीके से समझ सकते हैं, सर्च करनी पड़ती है कई सारी चीज़ें, तो फिर एक क्योंकि आंसर फिर गलत हो जाए तो कोई मजा नहीं आता उस बात का। तो कई सारे क्वेश्चन में डाउट रहता है क्योंकि 100% कोई नहीं बता पाता है। आप लोगों ने देखा होगा यूपीएससी खुद कंफ्यूज रहती है कुछ क्वेश्चन में, ठीक है। तो बाकी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पर और वीडियो के नीचे, ओके।